मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों ने बात भी की है, एंड दैट इज अबाउट पैथोलॉजी, कि जिसके बिना डॉक्टर भी सही दवाई नहीं दे सकता। पैथोलॉजी का मतलब है पैथ एंड लॉजी। पैथ इज एबनॉर्मल, लॉजी इज स्टडी। पहले सेल सही कैसे काम करते हैं, पहले ये देखो और फिर नहीं काम करें तो क्यों नहीं काम करें, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि रूट कॉज जानने के लिए आपको टेस्ट कराने पड़ते हैं। व्हाट इज रॉन्ग, ये डायग्नोसिस है, ये दिक्कत है, एंड देन यू इन्फॉर्म द क्लिनिशियन एंड द पेशेंट। किस केस में आप कर सकते हैं ऑटोप्सीज? समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, समथिंग दैट वी डोंट हैव एन आंसर अबाउट। कुछ तो है जो हमें पता लगाना है। व्हाट इज डीएनबी और एमडी डीएनबी? So either you are MD or you are DNB. In both the situations, you are considered a postgraduate in pathology. नॉर्मली कहते हैं कि डॉक्टर्स बहुत बहुत पढ़ते हैं, देर तक पढ़ते रहते हैं, इतनी आदत हो जाती है ना कि बिना पढ़े मन नहीं मानता। तो जो हम टेस्ट करवाते हैं कितने एक्यूरेट होते हैं वो टेस्ट? ये डिपेंड करता है कि कहाँ से कराते हैं, कौन कर रहा है। एक ब्लड सैंपल लेके जाते हैं और उसमें सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। इज इट पॉसिबल? हो सकते हैं इतने में? एक से नहीं, बट हाँ 1 or 2 or 3 सैम्पल डिपेंडिंग अपॉन कि क्या नेचर ऑफ टेस्ट है। एक्यूरेसी कितने % होती है इन टेस्ट में? दैट डिपेंड्स कि आप क्या मेथड यूज़ कर रहे हो। तो जब आप साइन करते हो उससे पहले क्या क्या चेक करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पता होना चाहिए कि जो टेस्ट किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है। सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन फॉर टेस्ट किस स्पेशलिटी के डॉक्टर से आता आई थिंक बड़ा मुश्किल है ये बोलना। है? आप एज ए पैथोलॉजिस्ट कौन कौन से टेस्ट कर देते हैं? हेमाटोलॉजी आता है, विच मीन्स ऑल ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग एट पीजीआई? ये पीजीआई की प्रिविलेज है कि वो इतने सारे पेशेंट्स को केटर कर रहा है। आजकल मैंने देखा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स का तो कई बार ऐसा होता है कि 2-2 दिन नहीं सोते लगातार। सो ही नहीं पाते, टाइम नहीं मिलता। Hi, Dr. Malvika. Welcome to the Deep Root Talks. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। No, no, it's a pleasure. आज आपसे उस बारे में बात होगी जो अब तक मैं अपने पॉडकास्ट जर्नी में आज तक नहीं मैंने बात की, और मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों ने बात भी की है, एंड दैट इज़ अबाउट पैथोलॉजी, जो एक ऐसी साइंस है कि जिसके बिना डॉक्टर भी सही दवाई नहीं दे सकता। एंड एक तरह से कह सकते हैं यू आर दैट इनविजिबल डॉक्टर जो चुपचाप अपना काम कर जाता है और कईयों की ज़िंदगी बचा भी देता है, पर लोगों को पता नहीं चलता। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डिड यू चूज पैथोलॉजी? एक बहुत बड़ी चीज़ रहती है, एक नोशन है कि इट्स अ नॉन क्लिनिकल ब्रांच, विच मीन्स पेशेंट इंटरेक्शन बहुत कम है। नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूँगी, आप चाहो तो पेशेंट इंटरेक्शन आपको मिलता है। सो एक नोशन है कि डॉक्टर्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, या वो जो बहुत टॉप मेरिट लिस्ट में आते हैं, दे शुड एंड दे मोस्ट ऑफ द टाइम्स टेक दी क्लिनिकल ब्रांचेस। रेडियोलॉजी लेंगे, डर्मेटोलॉजी लेंगे, मुझे समझ नहीं आता था। फॉर मी पैथोलॉजी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। पैथोलॉजी का मतलब है पैथ एंड लॉजी। पैथ इज एबनॉर्मल, लॉजी इज स्टडी। स्टडी ऑफ द एबनॉर्मल is pathology, and before we study pathology हमारा पहला 1 साल जाता है towards the study of normal. ओके, जैसे डिजीज है, व्हेन यू आर नॉट एट ईज तो वो Yes. डिजीज होता है, तो ऐसे ही। Yes. ओके So पहले हमें पढ़ाया जाता है कि क्या नॉर्मल है। ओके Once we have those basics ready, then we move to this subject which is pathology, कि what is not normal उसके बारे में डिटेल में पढ़ना। अगर सेल सही काम नहीं कर रहे, पहले सेल सही कैसे काम करते हैं? पहले ये देखो और फिर नहीं काम करें तो क्यों नहीं काम करें, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जब सेल नहीं काम करे तो वो कैसे कैसे दिखेगा, उसकी साइज, शेप, स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस आएंगे, दिखने में कैसा होता है, उसका फंक्शन कैसे बदल जाता है। वो सब कुछ हो गया तो वो पेशेंट में कैसे दिख रहा है। सेल अंदर काम नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई है, पेशेंट को क्या सिम्टम्स फील होंगे, पेशेंट कैसा फील करेगा, आपके पास क्लिनिशियन के पास कौन सी स्टेज पर आएगा। तो ये सब इंक्लूड होता है पैथोलॉजी में। दिस वॉज समथिंग विच वॉज़ वेरी फैसिनेटिंग टू मी थ्रू आउट माई MBBS। मैंने हर साल ये सोचा था कि मैं देखूंगी कि मुझे अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो किस में करनी है, एक एवेल्युएशन होना चाहिए। सो बाय द टाइम आई completed my MBBS and I was in my internship, I was pretty sure about 2 subjects. Either it's pathology or it's biochemistry. बायोकेमिस्ट्री, Yes. वेरी इंटरेस्टिंग। Because दोनों ही ऐसे हैं which are very interesting. They take you to the root cause of what is going wrong in the body. सही बात है, क्योंकि रूट कॉज जानने के लिए आपको टेस्ट कराने पड़ते हैं, और टेस्ट भी अब तो बहुत डिटेल में टेस्ट होते हैं। व्हेन आई सी समटाइम्स कि अच्छा ये भी बता देते हैं, अच्छा ये भी बता देते हैं, एंड एवरी टाइम जब भी किसी लैब के वो जब मेन्यू देखते हैं तो उसमें बड़ा कुछ नया नया देखने को मिलता है। सो यस, हाँ, सो अच्छा वो फैसिनेशन आपको इन दोनों में थी? ये एंड था तो ये था कि ठीक है, एंड ऑन द अदर साइड ऑफ इट आपको बहुत बैलेंस लगता है। आप पेशेंट से बात भी कर रहे हो, आपको अपना टाइम भी मिल रहा है, यू कैन टेक योर ओन, आई नॉट सेड ओन स्वीट टाइम
वो हमारी मजबूरी है, हमें इतना टाइम अपने सैम्पल्स को देना पड़ता है। आप वो लेके देन आप अपना एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हो कि दिस इज़ व्हाट इज़ रॉन्ग, ये डायग्नोसिस है, ये दिक्कत है, एंड देन यू इन्फॉर्म द क्लिनिशियन एंड द पेशेंट। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ना, बहुत फैसिनेटिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड वो आपको बहुत ज़्यादा एक ईज़ भी देता है काम करने की। मैं अगर बोलूँ बहुत आम शब्दों में, तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है ओके, पैथोलॉजी में। मतलब बिकॉज यू डोंट डायरेक्टली डील विद पेशेंट्स। यस, बहुत ज़्यादा इमरजेंसीज नहीं है ट्रेनिंग में। यस, इमरजेंसीज आती हैं वाइल यू आर गेटिंग ट्रेंड, आप एमडी कर रहे हो, आप डीएनबी कर रहे हो, आप फेलोशिप कर रहे हो, इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, यस वहाँ आएंगी। बट वंस दैट कोर्स इज़ ओवर, उसके बाद जब अगर हम एक ब्रांच की जैसे उसकी बात करें, तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन ऑल्सो, दैट यू हैव मेड अ डिफरेंस टू अ पेशेंट्स लाइफ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर ओन मेंटल हेल्थ एंड योर ओन सेनिटी ऑल्सो। तो फॉरेंसिक भी इसी का पार्ट होता है? फोरेंसिक इसका पार्ट नहीं होता है। अच्छा। Forensic is another subject, another very great subject, very underutilized in our country. We have a lot of scope for it, and काफ़ी लोग लेते हैं forensic भी out of interest. बट डजंट कम अंडर पैथोलॉजी? Not directly, a part of it comes under pathology. जैसे हम कहते हैं forensic pathology बोलते हैं उसको। PGI में autopsies होती हैं, which come under pathology. So these are the autopsies which are done for academic purpose, research purpose, medico-legal purposes पे नहीं है अगर। जो रेगुलर जो ऑटोप्सीज रेगुलर होती हैं? ऑटोप्सीज मेडिको लीगल है, वो फोरेंसिक के पास जाती हैं, जो जिसमें आपको सडन डेथ हो गई है, नॉट एक्सपेक्टेड, नहीं पता चल रहा है, यू वांट टू नो क्या हुआ, तो वो वाले पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में आते हैं। सो देर इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस ऑल्सो इन पैथोलॉजी। बहुत ज़्यादा हमारे देश में प्रैक्टिस नहीं होता है, इट इज़ ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू दी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, हायर इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे उतना स्कोप है, जहाँ पे इतनी Okay. फैसिलिटीज़ हैं। वंस यू गो बट उस आउट, केस पे क्या नॉर्मली जैसे क्या लोग बॉडीज डोनेट करते हैं या अबेंडन होती हैं? किस केस में आप कर सकते हैं ऑटोप्सीज? सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब ऐसे इंडिकेशंस हों, जो डॉक्टर डील कर रहा है पेशेंट के साथ, डायरेक्टली डील कर रहा था, अगर उसको लगता है कि समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, समथिंग दैट वी डोंट हैव एन आंसर अबाउट, कुछ तो है जो हमें पता लगाना है। पेशेंट तो नहीं, पेशेंट रिलेटिव से बात करेंगे, उनकी परिजनों से बात करते हैं कि ये है, हमें लगता है कि अगर हम एक ऑटोप्सी कराते हैं तो उससे शायद हमें इसका आंसर मिल जाए, व्हाट वेंट सडनली रॉन्ग, और फ्यूचर किसी और की? फ्यूचर में किसी और ना हो। कई बार ऐसा होता है, कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जो लगता है कि अगर ये है तो शायद जेनेटिक टेंडेंसी होगी। एंड अगर पीपल से हमें ओके टू इट? a lot of people, yes, those who understand the reasons for it, those who जिनको समझ आ जाता है क्यों हो रहा है, काफ़ी लोग कराते हैं। इंडिया में थोड़ा सा इशू आता है एथिकल वाला sometimes, because we treat our dead bodies also in a very sacred manner. जी। That is one concern जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है इस प्रोसेस में। बट पीपल, येस, समटाइम्स दे अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर इट एंड दे डू गिव द कंसेंट कि ठीक है, यू कैन टेक द बॉडी, यू कैन डू द नेसेसरी टेस्ट्स। एंड उसमें भी हमारे जितने ज़रूरी होते हैं कि कुछ कुछ ऑर्गन के सैम्पल्स हैं, छोटी छोटी बायोप्सीज हैं, फ्लूइड सैम्पल्स हैं। सपोज पेशेंट को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लड ऊज आउट हुआ, उसने वॉमिट आउट किया, वो सैम्पल्स हमने कलेक्ट कर लिए। इट इज़ नॉट दैट बॉडी म्यूटिलेट हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट एज मेडिकल ट्रेनीज वी ट्रीट द कैडेवर्स एंड द डेड बॉडीज विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, बिकॉज सबसे पहला जो हम सीखते हैं ना, हम उन्हीं से सीखते हैं। द फर्स्ट ईयर इन MBBS इज एनाटमी, विच इज़ डीलिंग विद द कैडेवर्स एंड द डेड बॉडीज। सो पहली चीज़ सिखाई ही ये जाती है कि इनको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है। तो इवन अगर ऑटोप्सी भी हो रही है तो दैट इज़ डन विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड कंसर्न, एंड ओनली द नेसेसरी सैम्पल्स आर टेकन। फिर वो सैम्पल्स लेके बस उन पे जो नेसेसरी टेस्ट हमें लगते हैं किस कंडीशन में होने चाहिए, ओके। वो हम करते हैं। एंड अगर हम उससे इस बात तक पहुंच सकते हैं कि क्यों सडनली डेथ हो गई, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, व्हाट वेंट रॉन्ग, मैनेजमेंट ठीक था, मेडिसिन चल रही थी, या अनएक्सपेक्टेड था जो हुआ। या कई बार होता है कि सडन इन्फेक्शंस हैं, कोविड के टाइम पे जैसे बहुत ऑटोप्सीज हुई हैं। अगेन वो इसलिए था कि पता ही नहीं है कोविड से क्या हो रहा है ना, सब हम बस सोच रहे हैं कि ये होता होगा क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, बट ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे क्लॉट्स बाद में पता चला, क्लॉट्स बाद में पता चल रहे हैं, अच्छा ये पर्टिकुलर सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, ये कम हो रहे हैं, ये ज़्यादा हो रहे हैं, कोएगुलेशन को बहुत ज़्यादा जो आप बता रहे हो क्लॉटिंग में, तो वो सब चीज़ें हो रही हैं। अलग अलग ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है कोविड का, पता ही नहीं था। तो ये सब कैसे पता चलेगा? यू हैव टू डू सम रिसर्च अबाउट इट। तो ऐसे सिचुएशंस में ऑटोप्सीज दे बिकम नेसेसरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी। और उस समय पैथोलॉजी भी लोगों को तब ज़्यादा समझ आई थी, ये कोविड के टाइम पे, जब कोविड टेस्ट भी किए गए, क्योंकि वो पैथोलॉजिस्ट ही ऑफिशियली कर सकते हैं। पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, आई थिंक बाकी सबका काम थोड़ा कम हो गया था, ये वाले प्रोफेशनल्स का काम बढ़ गया था। दैट्स ट्रू। दे वर वर्किंग
24/7। हाँ, वो इनफैक्ट कोविड वॉरियर्स में सबसे आगे आई थिंक वही माइक्रोबायोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट ही थे उस समय। इट वॉज नेसेसरी, सब लोग ही कर रहे थे। आप मेडिसिन ग्रेजुएट हो, आप सर्जन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन वट एवर वे यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट, तो हम कर रहे थे। एंड व्हाट इज डीएनबी और एमडी डीएनबी? सो डीएनबी में क्या होता है आफ्टर एमडी? So both MD and DNB, they are postgraduate courses. After you have done your MBBS, आप MD चूज़ कर सकते हो, आप DNB चूज़ कर सकते हो, आप एक के बाद एक दोनों भी कर सकते हो। जैसे आई एम MD DNB, so I did my MD, which is Doctor of Medicine in Pathology. It's a 3 years regular course in pathology. After which I become a specialist in pathology. उसके बाद मैंने DNB की। कई बार लोग MD नहीं करते हैं, सिर्फ DNB करते हैं। DNB इज़ अ डिग्री जो NBE से मिलती है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से। सो दैट इज़ डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड। ओके, So either you are MD or you are DNB. In both the situations, you are considered a postgraduate in pathology. So ये दो डिग्रीज हैं जो एंड ड्यूरेशन वाइज भी सेम है। यू आर अ डबल पोस्ट ग्रेजुएट इन अ वे। मे बी नेवर लुक्ड एट इट दैट वे। बट एक वो होता है कि ठीक है MD हुआ है, उसके बाद हमें थोड़ा एक रहता है कि ठीक है कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं। तो ठीक है DNB भी करते हैं, स्पेशली व्हेन यू हैव द ऑप्शंस एंड यू हैव द स्कोप। एंड कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो DNB में और सीख सकते हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, यू नो। नॉर्मली कहते हैं कि डॉक्टर्स बहुत बहुत पढ़ते हैं और बहुत लंबा लंबा देर तक पढ़ते रहते हैं, ऐसे कुछ 10 तो 10 आदत साल। में आ जाते हैं, मतलब पढ़ने की इतनी आगे। आई थिंक लोग इनफॉर्मली इसके साथ शायद रिलेट कर पाएँ कि जब इतनी आदत हो जाती है ना कि बिना पढ़े मन नहीं मानता। जो एक्चुअली जो पेरेंट्स देख रहे हैं या जो चाहते कि उनके बच्चे भी पढ़े, तो ये वाली क्लिप मुझे लगता है कि ज़रूर दिखाएंगे बार बार कि पढ़ने की आदत पड़ जाती है। आई थिंक वो जो कहते हैं ना, तुम दिवाली पे भी नहीं आते हो, तुम होली पे भी नहीं आते हो, तुम तो सारे टाइम पढ़ते ही रहते हो, कमरे में ही रहते हो, तुम तो दिखते ही नहीं हो, पढ़ रहे होते हैं। और नॉट कंपल्सिवली, लाइक यू एंजॉय। you enjoy it and you know you cannot do without a certain hours of study। क्योंकि आप ऐसा नहीं है आपने 2 घंटे पढ़ा और वो बस काम तो खत्म। आज भी आपको पढ़ना पड़ता है। पैथोलॉजी इज़ वन ब्रांच यू कैन नॉट डू विदाउट स्टडिंग। ऐसा नहीं मैंने MD में पढ़ा और मैंने छोड़ दिया। आज भी होता है कि वही बुक्स पे बार बार रेफ़र करना पड़ता है, न्यूअर एडवांसेस देखने पड़ते हैं, क्या नया आ गया देखना पड़ता है। कुछ गाइडलाइंस चेंज हो गई हैं, कुछ क्राइटेरिया चेंज हो गया है। हर ब्रांच में आप पढ़ते हो, विद पैथोलॉजी में तो आप बहुत ही ज़्यादा पढ़ते हो। स्पेशली विद पैथोलॉजी यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन ऑर्गन सिस्टम। दैट इज़ वन थिंग वेरी चैलेंजिंग, आई विल से अनदर फैसिनेटिंग थिंग। अच्छा, यस, बिकॉज हर हर चीज़ के लिए, हर ऑर्गन के लिए सो जब मैंने pathologist MD को में ऐसा पैथोलॉजी पढ़ना शुरू करी थी, मैं आई भी पढ़ती थी, मैं स्किन भी पढ़ती थी, मैं स्टमक भी पढ़ती थी, मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी पढ़ती थी, मैं ब्लड भी पढ़ती थी, सब कुछ पढ़ती थी। तो बाकियों का शायद एरिया रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, सर्जन सिर्फ सर्जरी के बारे में पढ़ तो रहे हैं। बायोप्सी भी पैथोलॉजी का पार्ट है? यस, ओके। बायोप्सी भी पैथोलॉजी का पार्ट है। फुल सर्जरी जो हम होती है जिसमें बड़े बड़े स्पेसिमेंस निकल के आते हैं, वो भी पैथोलॉजी का पार्ट है। तो जो हम टेस्ट करवाते हैं, कितने एक्यूरेट होते हैं वो टेस्ट? ये डिपेंड करता है कि कहाँ से कराते हैं, कौन कर रहा है, वो क्रॉस चेक हुए हैं कि नहीं है, वो कैसे परफॉर्म हुए हैं। जैसे मैं आपको बात बता रहा था कि पैकेजेस होते हैं कि 1800 रुपये में या 2500 रुपये में, 1800 में ये सारे टेस्ट होंगे, 2500 में ये, 3000 में, और वट एवर, जगह जगह के हिसाब से होता है। पर वो टेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। एक ब्लड सैंपल लेके जाते हैं और उसमें सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। इज़ इट पॉसिबल, हो सकते हैं इतने में? एक से नहीं, बट हाँ 1 और 2 और 3 सैम्पल्स डिपेंडिंग अपॉन कि क्या नेचर ऑफ टेस्ट्स हैं। आपको ब्लड के कौन से कंपोनेंट से वो टेस्ट करना है। जैसे मैं अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, सॉलिड कंपोनेंट है, लिक्विड कंपोनेंट है, सेल्स आते हैं एंड फ्लूइड कंपोनेंट आता है, तो वो फ्लूइड से होगा कि वो सेल से होगा। तो इट इज़ पॉसिबल इन टुडेज़ टाइम कि हाँ आप शायद 2 ml या 3 ml ब्लड से कर लो सारे टेस्ट्स। अच्छा, यस, बिकॉज 2 या 3 ml से 2 भी? या 3 ml हम जो एक CBC करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, विच गिव्स अस ऑलमोस्ट अराउंड लाइक आई थिंक 15 to 18 पैरामीटर्स बोलते हैं हम। 15 to 18 पैरामीटर्स, ओके। Parameters. So we take a sample of 2 ml. The machine picks some microliters of it. और ओके। उसमें वो सब पता चलता है। दिस इज टेक्नोलॉजी। तो ऐसा नहीं है कि हाँ हमने इतने पैसे तो दे दिए, लेकिन जो सैंपल ने जिसने लिया ना, उसने बस एक ही वाइल भरी या एक ही ट्यूब में सैंपल लिया। आइडियली कितना टाइम लगता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि 10 तरह के टेस्ट हैं, वो रिपोर्ट आने में कितना टाइम लगना चाहिए
और उससे पहले अगर रिपोर्ट मिल रही है तो कान खड़े हो जाने चाहिए। सो ये डिपेंड करता है कि कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं। ओके सो व्हाट मोस्ट लैब्स वुड ऑलवेज डू इज़ कि अगर मान लो 4 टेस्ट हैं, एक को 1 घंटा, एक को 2 घंटा, एक को 4 घंटा, तो वो 1 घंटा 2 घंटे वाले टेस्ट भी कर लेंगे। जैसे ही 4 घंटे वाली रिपोर्ट तैयार हो जाएगी उसके बाद वो आपको फुल रिपोर्ट डिस्पैच कर देंगे, ठीक है। सो उसका मतलब ये नहीं है कि सारे टेस्ट करने में 4 घंटे लगे। अच्छा कुछ जल्दी भी हो गए होंगे, कुछ ने थोड़ा टाइम लगाया, कुछ ने शायद मैक्सिमम टाइम लगाया होगा। दैट इज़ वन थिंग आई मेक श्योर दैट आई डू इन माई लैब, दैट व्हेन पीपल कम फॉर गेटिंग टेस्टेड, वो पूछते हैं कितना टाइम लगेगा। आई टेल देम कि आपके इतने टेस्ट हैं, ये तो इतने टाइम में रेडी हो जाएंगे बिकॉज इनका प्रोसीजर ही कम छोटा है, बट दीज टेस्ट आर गोइंग टू टेक अ लॉन्गर टाइम बिकॉज द रनिंग प्रोसीजर जो है वो इतना लंबा है। सो डू यू एक्सपेक्ट मी टू सेंड यू जैसे जैसे रिपोर्ट्स तैयार होती जाए, और यू वांट द एंटायर रिपोर्ट टुगेदर? अच्छा, ये आप कम्युनिकेट करते हैं। यस, सो दैट गिव्स पेशेंट्स ऑल्सो सम अंडरस्टैंडिंग कि क्यों 4 घंटे में रिपोर्ट आ रही है, क्यों 1 घंटे में रिपोर्ट आ रही है। 1 घंटे में आएगी तो आधी आएगी, 4 घंटे में आएगी तो शायद पूरी आएगी। कई बार ऐसा होता है, वी डू हैव बीच बीच में कुछ इंटरप्शंस हो गए, पावर ब्रेकडाउन हो गया समहाउ, कई बार सैम्पल के साथ में इश्यूज़ हैं, नहीं कर पा रहे हैं, हम 2-3 बार ट्राई करते हैं सेम सैम्पल प्रोसेस करने की, सक्सेसफुल हो गए वेरी गुड, नहीं हुए तो कई बार रिजेक्ट भी होते हैं। तो एक्यूरेसी कितने % होती है इन टेस्ट में? दैट डिपेंड्स कि आप क्या मेथड यूज़ कर रहे हो, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो। अगर आपके ऑलमोस्ट फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर्स हैं ऑफ गुड कंपनी, गुड मैन्युफैक्चरिंग, 99-95% तक की एक्यूरेसी उनके साथ होती है। ओके बट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट फुली ऑटोमेटेड वंस। एंड ये परफॉर्म सिर्फ पैथोलॉजिस्ट कर सकते हैं या असिस्टेंट्स भी कर सकते हैं, जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं जो? मोस्टली असिस्टेंट्स करते हैं, उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इसमें ज़्यादा होती है। पैथोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग पर से विद द मशीन्स उतनी नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है कि वो मशीन्स ऑपरेट नहीं कर सकते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे हायर टेक्नीशियंस और टेक्नोलॉजिस्ट फॉर परफॉर्मिंग दोज टेस्ट्स एंड फॉर प्रैक्टिकली रनिंग द मशीन्स। तो लैब टेक्नीशियन टेक्निकली आर दे ऑथराइज्ड टू इवन साइन द रिपोर्ट? नहीं, They are authorized to perform the tests, run the samples, process the sample, handle the machine, but they cannot sign a pathology report. तो जब आप साइन करते हो उससे पहले क्या क्या चेक करते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि पता होना चाहिए कि जो टेस्ट किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है। पेशेंट हिस्ट्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो एज डॉक्टर्स हम नहीं भूल सकते, एंड अगर कोई डॉक्टर नहीं है तो शायद वो उस पर इतना ध्यान नहीं देगा। सो सबसे पहली बात है कि ठीक है, पता होना चाहिए। आई टेल यू एक एग्जांपल क्या हुआ था कि पेशेंट आया कि सीबीसी कराना है फॉर अनीमिया, ठीक है, तो मदर फादर आए, सीबीसी कराना है बच्चे का, 2 साल का बच्चा। तो मैंने पूछा क्यों कराना है, कि मैम हमने इसको दिखाया, ये बच्चा बहुत पेल लग रहा है, तो उन्होंने बोला है कि मोस्ट लाइक इसको अनीमिया है एंड वी माइट नीड टू ट्रांसफ्यूज दिस चाइल्ड। तो आप एक कंप्लीट ब्लड काउंट जिसमें हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स वगैरह सब हों, आप हमें करा के ला के दो, ताकि हम डिसाइड करें कि हमें कितने ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देने हैं, एंड वी हैव सम डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्टार्टिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। सो अंदर जाते हैं लैब में, चला जाता है सैम्पल, रन होता है। मेरे पास सीबीसी लगभग, अगर मैं प्रोसेसिंग वगैरह इंक्लूड कर लूँ तो 30-40 मिनट्स का टाइम लगता है। आई गेट द रिपोर्ट, हीमोग्लोबिन इज़ 12 ग्राम्स। 2-3 साल का बच्चा, हीमोग्लोबिन आराम से 15-16-17 ग्राम हो सकता है। 12 ग्राम पे कैसे ट्रांसफ्यूज़ होगा बच्चा? एंड देन आई आस्क्ड कि एक इसका ना पेरिफेरल ब्लड फिल्म बनाओ, विच मीन्स कि उस ब्लड को एक ग्लास लाइट पे स्प्रेड करना है, थोड़ा सा डाई डालना है उस पर, कुछ टाइम के लिए उसको रखना है, एंड मैं माइक्रोस्कोप में उसको देखूंगी कि सेल्स कैसे दिख रहे हैं। स्लाइड देख ली, एब्सोल्युटली फाइन, कोई कह ही नहीं सकता उसको देख के कि इसमें अनीमिया है। तो मैंने पूछा इस सीबीसी में क्या दिक्कत है, ये रन हुआ, वेंट बैक टू द लैब टू चेक, हाँ मैम सैम्पल रन हुआ। मैंने कहा क्या रीडिंग आई? द टेक्नीशियन डजंट नो कि क्या रीडिंग आई। अच्छा क्या सैम्पल रन किया? वही जो मैम जो आया था। I checked the sample, it was another patient's sample who was a 60-70-year-old male, ठीक है। सो आई टेल देम, और इसका सैम्पल कहाँ है, कि वो सैम्पल तो अभी मिक्स ही हो रहा है, वो तो अभी तक मशीन पे लगा ही नहीं है। देन उसको जब करवाया, उसको रन करवाया, दैट हीमोग्लोबिन वाज 3 ग्राम्स। सो अगर मुझे ये ना पता हो कि पेशेंट क्यों आया था, अगर मेरे को किसी ने ये बोला होता कि बस सीबीसी का सैम्पल है, ये रिपोर्ट है, आप देख लो, एवरीथिंग वाज गुड, इट वॉज ऑलमोस्ट अ नॉर्मल हेल्दी सैम्पल, मैं तो कर दे। और बच्चा, आप वैसे भी नहीं सोचते हो कि बच्चे में हीमोग्लोबिन कम होगा अनलेस कि कहीं से पता चले कि बच्चे को एनीमिया सस्पेक्ट हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चेक किया जाता है। तो ये जो एरर्स ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं? हम कहते हैं एसओपी नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ही नहीं है, ठीक है।
आपको चेक करना है कि आपके पास जो सैंपल आया है उस पे जो लेबल है वो सही है, आपके पास जो फॉर्म आया है जिस पे पेशेंट का नाम है वो दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं। सो ये बेसिकली बहुत कॉमन होता है कि छोटी लैब्स हैं जहाँ पे सुपरविजन ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, एंड जहाँ पे लोगों को ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है कि रिपोर्ट गलत हो गई तो कुछ हो जाएगा। दैट इज़ वाई वी ऑलवेज से कि ऑथेंटिक लैब्स होनी चाहिए, सुपरवाइज लैब्स होनी चाहिए। जितनी जो चेन्स होती हैं, तो आर दीज मोर ऑथेंटिक देन द अदर वंस या अदर वे अराउंड, क्या होता है ये? जो एस्टैब्लिश रेप्यूटेड चेन्स हैं मोस्ट ऑफ देम दे आर फाइन, उनमें इश्यूज़ नहीं आते हैं। इसका कहने का मतलब ये भी नहीं है कि जो ऑलरेडी ब्रांड नहीं है वो एरर्स कर ही रही होंगी। इफ़ दे हैव देयर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इन प्लेस, वहाँ पैथोलॉजिस्ट है, वहाँ माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, वहाँ ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, वहाँ ट्रेंड टेक्नीशियंस हैं, वहाँ पे क्वालिटी चेक है, तो येस दे विल बी डूइंग द राइट थिंग। फॉर अ बिजनेस ओनर इट कम्स एज अ गुड बिजनेस प्रोपोजिशन एज वेल कि अगर हम ये फ्रेंचाइज लेते हैं, लैब्स खोलते हैं, तो इतने टेस्ट होंगे, इस हिसाब से यू मेक मनी दैट वे। तो what is that thin line between running a business as a lab or running a lab because you actually want to give accurate results to the people? तो वो कौन सी थिन लाइन है और एक कितना ये थिन लाइन क्रॉस होती है रियलिटी में? रियलिटी में आई विल नॉट से कि क्रॉस नहीं होती है, डेफिनेटली होती है। आई थिंक दैट वन थिन लाइन इज एथिक्स। मतलब फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर 100 लैब्स हैं एक शहर में, ऑन एवरेज कितनी लैब्स होंगी जो बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट सही कर रही होंगी? एक आइडिया। आई थिंक 40 to 60%। दैट्स इट? दैट्स इट। बची हुई पहले तो ये देखना है एग्जिस्ट भी करती हैं कि नहीं, एग्जिस्ट भी करती है? एग्जिस्ट भी करती हैं कि नहीं। क्योंकि घर से आजकल सैंपल लेके जाते हैं। एंड ये ट्रेसेबिलिटी नहीं है कि कहाँ जा रहा है। Oh. विद गुड लैब्स यू विल नो कि हाँ दे विल बी एन ऑनलाइन सपोर्ट, विल बी अ जोग्राफिकल लोकेशन, देर आर टाइम टू टाइम कम्युनिकेशंस कि आपका सैंपल अभी रिसीव हो गया है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपका लैब आईडी है, ये आपकी चीज़ें हैं। बट वो कि हाँ हम तो इतने में कर देंगे, वो इतना बोल रहे हैं, हम तो 80% कम में कर देंगे, हम सैंपल ले जाएंगे, वो सैंपल कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है नहीं पता होता। देयर वाज अ रीसेंट न्यूज़ इन दिल्ली कि 2 कोरियर बॉयज़ थे, उन्होंने ऑलमोस्ट 30,000 फेक रिपोर्ट्स जनरेट की। 30,000 फेक? 30,000। एंड ठीक है सर्कुलेट हो रही थी, हो रहा था, कहीं से कुछ तो हुआ कि डिस्क्रिपेंसी आ रही है, क्रॉस चेक करना है, लैब ढूंढा तो लैब तो है ही नहीं, देयर इज़ नो सच लैब। जैसे कोविड हुआ था, कोविड के टाइम पे भी ये फेक वाला काफ़ी हुआ है कि फेक कोविड टेस्ट हुए हैं। तो उस समय भी ये मतलब वैसे स्कैमर्स भी थे जो कहने को कोविड टेस्ट कर रहे हैं, बट वो कहीं होता ही नहीं था। कहीं होता ही नहीं था। आपको ठीक है बहुत बीमार लग रहा है, पॉजिटिव दे दो, पॉजिटिव नहीं भी दोगे एनीवे सिचुएशन ऐसी थी कि दे विल बी डीम्ड पॉजिटिव, तो पॉजिटिव देने में नुकसान भी तो क्या है। बट जैसे कई लोगों का ये भी कहना होता था कि हमने एक बार कोविड कराया तो पॉजिटिव आया, अगली रिपोर्ट में नेगेटिव आया, तो एक्यूरेसी क्या इतनी थी नहीं कोविड टेस्ट की? ये है कि आपने कौन से मेथड से कराया। हम जैसे जब पेशेंट्स को लेते थे कई बार स्पेशली फॉर प्रोसीजर्स, हम बोलते थे कि नहीं आप RT-PCR से करा के आओ या आप इस पर्टिकुलर उससे करा के आओ, कि हमें डेफिनेट चाहिए, हमें वो स्क्रीनिंग येस और नो नहीं चाहिए, हमें एब्सोल्युटली चाहिए। दूसरा है कि आपने कितने टाइम में कराया है, ये वाली चीज़ें आ जाती हैं कि पहले एक जगह नेगेटिव था और दूसरी जगह पॉजिटिव या सेकंड सैंपल पॉजिटिव था। ओके, आई एम अ लेमैन, मैं एक अपना पूरा बॉडी स्क्रीन कराना चाहता हूँ। कौन कौन से टेस्ट हैं जो मुझे मैंडेटरी कराने ही कराने चाहिए और कितने ड्यूरेशन में कराने चाहिए? मतलब आई हैव नो इश्यूज, नो नथिंग, बट मुझे टेस्ट कराना है, बस एक स्क्रीनिंग बेसिक करनी है कि अंदर सब सही चल रहा है या नहीं। तो कौन से टेस्ट कराऊं और कितनी कितनी देर के बाद? फर्स्टली तो मैं पूछूंगी आपकी एज क्या है, ठीक है, और उसके बाद इफ़ देर आर नो अदर कंडीशंस, नो एलिमेंट्स, नो फैमिली हिस्ट्री, नथिंग, एक जनरल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराना चाहते हो, देन आई कैन टेल यू कि ठीक है आपको एक CBC कराना चाहिए विच इज़ अ कंप्लीट ब्लड काउंट, आपको एक लिवर फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए, एक आपको किडनी फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए, एक आप अपने हार्मोन्स करा सकते हो, एक आप अपने वाइटामिन डाइटरी डेफिशिएंसी के लिए आयरन प्रोफाइल, विटामिन D, फोलिक एसिड, विटामिन B12 करा सकते हो। एंड देन उसके बाद आई पर्सनली ऑल्सो रिकमेंड यूरिन एग्जामिनेशंस, ओके, बिकॉज बहुत कॉमन है हमारे यहाँ UTI, हम एग्जामिनेशंस भी नहीं कराते, उससे पहले एंटीबायोटिक पेट में चली गई होती है। सो एज अ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैं उसको भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ। सो एक एंड लिपिड प्रोफाइल वेरी इंपॉर्टेंट इन आर कंट्री, शुगर्स आर इम्पॉर्टेंट। सो अगर पेशेंट बहुत विलेंगे अच्छे से कराना चाहता है, येस फास्टिंग, पोस्ट प्रैंडियल मतलब आफ्टर मील्स, एंड एक HbA1c, अदरवाइज एटलीस्ट गेट एन HbA1c। HbA1c इज इट द ओनली पैरामीटर और ओनली मार्कर? जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि वो
वो एक बहुत जल्दी अर्ली साइंस दे देता है। तो और भी कोई टेस्ट होता है जो ज़रूरी होता है अगर आपको चेक करना हो कि आप डायबिटिक या प्री डायबिटिक हो या सो इसमें अगर हम बोलें, अगर आपको डायबिटिक प्री डायबिटिक देखना है तो शुगर्स आर इम्पॉर्टेंट. यू कैन नॉट रिप्लेस एनी न्यूअर टेस्ट विद द स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर, आफ्टर मील्स ब्लड शुगर या HbA1c. ओवर एंड अबव आप बाकी चीज़ें करा सकते हो. आपको लगता है कि हार्मोनल इश्यूज़ हैं, इंसुलिन है, ठीक है आप इंसुलिन कराओ. लोगों को कई बार ये भी लगता है कि वी आर वेरी वही हार्मोनल के उसमें कॉर्टिसोल कराना चाहिए. यस करा लो, आप कराना चाहते अच्छा हो. कॉर्टिसोल का भी टेस्ट, कॉर्टिसोल का भी कराते हैं लोग. उससे क्या पता चलता है कि मतलब बॉडी में कॉर्टिसोल ज़्यादा बन रहा है, बार बार बन रहा कुछ है? तो एंडोक्रिन कंडीशंस होती हैं हमारी, जब हमें लगता है कि हाँ कॉर्टिसोल ज़्यादा बन रहा है, बॉडी थोड़ा ना इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग द एनर्जी, बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजर्व कर रही है, तो ओबेसिटी भी आ रही है, लेथार्जी भी आ रही है, मेटाबॉलिक रेट भी हो गया है. तो कई बार स्पेसिफिक एंडोक्रिन कंडीशंस में भी होता है कि हम कॉर्टिसोल टेस्ट करते हैं. बट अदरवाइज़ अभी क्या हो गया, थोड़ा लोग बहुत ज़्यादा फटाफट गूगल सर्च कर लेते हैं, तो लोगों को पता चल रहा है कि अच्छा कॉर्टिसोल भी शुगर बढ़ाता है. कॉर्टिसोल बेसिकली से स्ट्रेस हार्मोन, वो शुगर बढ़ाता है बिकॉज वो एंटिसिपेट करता है कि बॉडी को शायद अभी कुछ तो करना है, भागना है, दौड़ना है, कुछ स्ट्रेस आने वाला है, तो बॉडी नीड्स एनर्जी तो रिलीज शुगर इन द ब्लड. तो इसलिए कई बार लोग जब उनको बहुत डर होता है तो वो कहते हैं आप शुगर्स भी कर दो, आप कॉर्टिसोल भी कर दो, आप इंसुलिन भी कर दो, आप सब कर दो. आई वुड Okay. से जब डिसीजंस नहीं पता है आपको, ऑलवेज कंसल्ट ईदर योर डॉक्टर दैट यू आर अ फैमिली डॉक्टर और फैमिली फिजिशियन जो आप रेगुलरली विजिट करते हो, और यू टॉक टू दी लैब. आप लैब में बात करो, कोशिश करो आप पैथोलॉजिस्ट से बात करो, आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट से बात करो, जो भी वहाँ पर है, दे कैन गाइड यू द बेस्ट. क्योंकि हम सेल्फ मेडिकेशन तो सबसे ज़्यादा करते हैं, हम हर किसी के घर में एक डॉक्टर है बिना डिग्री के। आधी से ज़्यादा दवाइयाँ ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं. वी गेट सैम्पल्स की बहुत टाइम से बीमार हैं, ब्लड कल्चर कराना है, एंड वी ऑल्सो गेट द हिस्ट्री कि हम ऑलरेडी 5-7 दिन से एंटीबायोटिक तो खा ही रहे हैं. जैसे ये अपने एंटीबायोटिक का बहुत ओवर यूज़ है, तो आजकल एक और बीमारी कह सकते हैं कि जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है पूरी तरह से। आई थिंक न्यू दिल्ली में तो इसका कोई टर्म भी है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हुई है तो मतलब कोई एंटीबायोटिक आप पे काम ही नहीं कर रहा। तो ये हम जो टॉफ़ी की तरह खाते हैं एंटीबायोटिक्स को, ये किस लेवल तक अफेक्ट कर जाता है हमारे सिस्टम को? सो बेसिकली एक जो अगर मैं बोलूँ ना, लेवल 1 2 3 4, लेवल 1 इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ द मेडिसिन, लेवल 4 इज़ द टफेस्ट ऑफ द मेडिसिन, विच ऑल्सो मीन्स कि अगर उसका इफेक्ट ज़्यादा है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा हैं. सो जो चीज़ लेवल 1 से ठीक हो सकती है, हम इतने रेजिस्टेंस हो चुके हैं कि लेवल 4 से नीचे कुछ काम नहीं कर रहा है. प्लस हमारी आदत है मल्टीपल पॉलीथेरेपी बोलते हैं हम उसको, मल्टीपल एंटीबायोटिक्स एक साथ लेने की. ये भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो. तो उसमें क्या है, अगेन रेजिस्टेंस टू मल्टीपल एंटीबायोटिक्स. एंड ये एक वो नहीं है, आप जनरली भी देखो किसी भी चीज़, हमने एंटीबायोटिक एक बार दी, बैक्टीरिया मर गया. दूसरी बार दी, जो बच गए वो रह गए. दूसरी बार दी, थोड़े से और मर गए, थोड़े से फिर भी बच गए. थर्ड टाइम दी, अब जो मरने वाले सेंसिटिव थे तो वो तो रहे नहीं. जिन बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस था वो ही बचे रहे, अब वो ही सर्वाइवल में चले गए हैं, और उनके ऊपर तो आपकी एंटीबायोटिक असर कर ही नहीं रही है. तो अब वो एंटीबायोटिक हो गई बेकार. एंड वॉट यू हैव नाउ, द बैक्टीरिया इज़ इवन मोर डेंजरस और इवन मोर पैथोजेनिक, आई वुड से, कि उसकी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी पुराने वाले से बेटर है. सर कॉमन फ्रेमवर्क कि अगर पता चल जाए कि इसने तो हर बार यही मतलब हथियार निकालना है, तो पहले से ही आप उसकी शील्ड बना लोगे. तो ऐसी आई थिंक बैक्टीरिया और ये जो जितना होता है ये भी एआई की तरह काम करता है, हमारी मशीन की लर्निंग करता है. हम कहते हैं कि ठीक है वी हैव ब्रेन्स, दे डोंट हैव देयर ब्रेन्स. नो, इट इज़ नॉट. वो अपने लेवल पे उनके अपने मैकेनिज्म्स नेचर ने ऐसे बनाए हैं कि वो इवॉल्व हो जाते हैं. कोविड में ही हमने देखा था, हमने एक स्ट्रेन को कंट्रोल किया, सेकंड स्ट्रेन आ गया, हमने सेकंड को Yes. कंट्रोल किया, थर्ड स्ट्रेन आ गया. दिस इज़ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन. हमें ये है कि हमें जो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी है वो कैसे यूज़ करनी है. ऐसा ना हो कि सारे हथियार एक साथ काम करना बंद कर दें. सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन फॉर टेस्ट किस स्पेशलिटी के डॉक्टर से आता आई थिंक बड़ा मुश्किल है ये बोलना, बिकॉज सभी को टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है. है? बहुत ही कॉमन आते हो कि ये सबसे एक टॉप 3 बता दो आप. I think surgeons, physicians, by physician I think I will include all MD medicine and higher वाले, gastroenterologist हैं, endocrinologist हैं, वो सारे इंक्लूड होंगे उसमें, हेपेटोलॉजिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट. ओके. क्योंकि ये तीन, सर्जन बेसिक इन्वेस्टिगेशंस के बिना नहीं प्रोसीड कर सकता आगे. सर्जरी से पहले तो इन्वेस्टिगेशंस चाहिए ही चाहिए. सो दैट इज़ पार्ट ऑफ देयर प्री ऑपरेटिव वर्कअप.
जो फिजिशियन है उसको अगर मेडिसिन शुरू करनी है, अनलेस दे हैव दी बेसिक आइडिया कि क्या डायग्नोसिस है, क्या प्रॉब्लम है, या अगर मैं मेडिसिन शुरू करूँ तो मुझे कितने डोज पे शुरू करनी है, या अगर मेडिसिन ये पर्टिकुलर कंडीशन ये मेडिसिन है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे तो मुझे फ्यूचर में क्या मॉनिटर करना है, वो बेसलाइन इन्फॉर्मेशन वो फिजिशियन को ज़रूरत है. देन अगेन गायनेकोलॉजिस्ट, एंटीनेटल पेशेंट्स हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, या गायनेकोलॉजिकल इश्यूज भी अगर हैं, उसमें भी उनको इन्वेस्टिगेशंस चाहिए टू गाइड देयर ट्रीटमेंट. ऑन्कोलॉजी के आई थिंक आजकल टेस्ट रेकमेंड भी काफ़ी किए जा रहे हैं, और एंड इट्स अ सैड थिंग कि आजकल कैंसर के केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं. तो ये जो नंबर है ये आप कितनी देर में आपने बढ़ते हुए ज़्यादा देखा है ये? अगर मैं ईयर्स के बारे में बात करूं तो 2014 2015 के बाद से हमने देखना शुरू कर ही दिया है. कैंसर इज़ नथिंग न्यू टू अस. तो इज़ इट अब टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं या केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं? दोनों ही चीज़ें हैं. हम पहले जब थे, जो डिज़ीज़ बर्डन था वो हमारा इन्फेक्शियस डिजीज़ का बहुत ज़्यादा था, है ना. बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शंस हैं, ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है, प्लेग हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, पोलियो हो रहा है, तो ये वाले थे. अभी हमने उनको तो कंट्रोल कर लिया क्योंकि हम उनके एजेंट्स जो भी थे करने वाले कॉजेटिव एजेंट्स, हमने उनको कंट्रोल कर लिया, किसी को एलिमिनेट कर दिया, कुछ कर दिया. अब जो बड़ा है बर्डन, वो बड़ा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का. इन्फेक्शन से नहीं हो रहे हैं, लाइफस्टाइल से हो रहे होंगे, डाइट से हो रहे होंगे, जेनेटिक्स से हो रहे होंगे, खाने पीने से हो रहे होंगे, स्मोकिंग से हो रहे हैं, अल्कोहल से हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म से ठीक नहीं चल रहा है इस वजह से हो रहे हैं. दैट इज़ वाई द कैंसर केसेस आर नाउ इंक्रीजिंग, बिकॉज वी हैव कट डाउन और वी हैव काइंड ऑफ कंट्रोल्ड द इन्फेक्शियस डिजीजेस. सो एंड जो चीज़ बढ़ गई है हमारे आसपास, लाइफस्टाइल ख़राब है, डाइट ख़राब है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, पुअर मेटाबॉलिज्म है. ये जितना मिलावट है खाने में, हवा में, Yes. तो उस वजह से भी होते होंगे. कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है. वी कैन नॉट एस्केप द फूड चेन. हम वो भी एस्केप नहीं कर सकते, बट हम कहीं ना कहीं वो रिस्क बढ़ा ही रहे हैं. इसीलिए हम कहते हैं कि ठीक है, जंक कम करो, न्यूट्रिशियस फूड ज़्यादा खाओ, जितना हो सके अपनी इम्यूनिटी अंदर से स्ट्रॉन्ग करो. प्लस पीपल नाउ आर मोर अवेयर. लोगों को ये पता है कि ठीक है, अगर मैं टाइम से पता लगा लूँ तो प्रिवेंशन की जा सकती है. तो एक अवेयरनेस भी ज़्यादा है कैंसर को लेके, एंड दैट इज़ वाई कैंसर केसेस जो हैं वो जल्दी पकड़े भी जा रहे हैं. एक पैथोलॉजिस्ट, आप एज ए पैथोलॉजिस्ट कौन कौन से टेस्ट कर देते हैं? ये सारे टेस्ट आपके परव्यू में आते हैं, तो इफ़ यू कैन लिस्ट डाउन अ फ्यू, थोड़ा सा कुछ नंबर्स. ब्रॉड कैटेगरीज में बताती हूँ. हाँ जी. हेमाटोलॉजी आता है, विच हाँ जी. मीन्स ऑल ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, कंप्लीट ब्लड काउंट है, कोएगुलेशन प्रोफाइल है, अनीमिया प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं. जेनेटिक डिसऑर्डर्स. यस, वो आते हैं. दूसरा एक आता है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, विच मीन्स लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, एनीथिंग जो कि हम फ्लूइड कंपोनेंट से कर रहे हैं, लिपिड प्रोफाइल्स हैं, विटामिन लेवल्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये सब बायोकेमिस्ट्री में आ जाते हैं. देन वी डू इम्यूनोलॉजी. अच्छा, इम्यूनोलॉजी आल्सो कम्स अंडर. यस, सो इट इज़ एक्चुअली इम्यूनोपैथोलॉजी. सो कौन से सेल्स हैं, सेल्स के क्या लेवल चल रहे हैं, क्या एंटीबॉडी लेवल्स चल रहे हैं, बायो मार्कर्स कैसे हैं, ट्यूमर मार्कर्स कैसे हैं, ये सब उसमें आ जाते हैं. हिस्टोपैथोलॉजी, विच इज़ जो आप पूछ रहे थे कि बायोप्सी, छोटी बायोप्सी है या बड़े बड़े स्पेसिमेंट्स हैं, उनको काट काट के देखना है. दैट इज़ द ब्रॉडर टर्म फॉर हिस्टोपैथोलॉजी. बेनाइन है, मैलिग्नेंट बेनाइन है, मैलिग्नेंट है, कैंसर है, नहीं है. कई बार है कि ठीक है, हम सर्जन ने ये चीज़ निकाली है, प्लीज़ कंफर्म कि दिस इज़ इट. सो हिस्टोपैथोलॉजी कम्स अंडर पैथोलॉजी. साइटोपैथोलॉजी कम्स अंडर पैथोलॉजी. सो साइटोपैथोलॉजी इज़ वेरी यूनिक. आपको लिटरली सेल्स, नाम में ही है साइटोपैथोलॉजी, सेल्स को ही देखना है और बताना है कि साइटोप्लाज्म. यस, साइटोप्लाज्म. साइटो मीन्स सेल. सेल को देख के बड़ा है, छोटा है, इंटैक्ट है, फट गया है, साइटोप्लाज्म कैसा है, कम है, ज़्यादा है, उसके अंदर कुछ है, उसके बाहर कुछ है, न्यूक्लियस अच्छे से नहीं दिख रहा है, वो भी पैथोलॉजी में. जो एलर्जी टेस्ट होते हैं वो भी पैथोलॉजी का पार्ट ही रहते हैं. यस. तो एलर्जी के जो टेस्ट आते हैं ये कितने एक्यूरेट होते हैं? सो एलर्जी के लिए हम कहते हैं कि जो टेस्ट हैं, बेसिकली हम पैनल्स इंक्लूड करते हैं इसमें. आपको ड्रग एलर्जीज़ टेस्ट करानी है या आपको फूड एलर्जी टेस्ट करानी है, तो उनके एक पैनल्स होते हैं जिसमें हम कॉमन एलर्जेंस यूज़ करते हैं कि ठीक है, अभी ड्रग की एलर्जी हमें टेस्ट करनी है, तो ये कॉमन 15, 20, 30 टेस्ट ड्रग्स हैं जो पॉसिबली एलर्जी कर सकते हैं, तो वो हम टेस्ट करके देखते हैं. खाने को लेके कर सकते हैं, कॉमन फूड आइटम्स जिनसे होता है, या पोलन है, कॉटन फाइबर्स हैं, जो पॉसिबल एलर्जेंस हो सकते हैं. सो अगेन आई वुड से बिकॉज वी आर अ वेरी एक्सपोज्ड पॉपुलेशन,
ठीक है, हमारे यहाँ खेत वेत सब हैं, पोलन वगैरह सब आएगा, हवा में बहुत कुछ रहता ही है, ड्रग्स को हम एक्सपोज ऑब्वियसली हैं ही। सो काफ़ी सेंसिटिव टेस्ट होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर ऐसा होता है कि मल्टीपल एलर्जी आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आई गॉट माई एलर्जी टेस्ट डन 2-3 साल पहले कराया था, तो उसमें कुछ चीज़ें तो बिल्कुल एक्यूरेट थी, जैसे मेरे को डेयरी से है या निमोस्लाइड से निकली, वो अलग सी चीज़ थी Yes. मेरे लिए। देन आई एम एलर्जिक टू पॉलन और इन चीज़ों को लेके, तो वो अफेक्ट करती हैं। कुछ चीज़ें मेरे लिए सरप्राइजिंग थी कि अच्छा मैं इससे भी एलर्जी है, तो उस केस में मुझे ऐसे लगा कि शायद ये सही ना हो, बट मैंने वो अवॉइड करनी शुरू की। तो मैंने जब अवॉइड की वर्सेस जब मैंने खाया, तो उनमें मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस लगा नहीं। ये कुछ आइटम्स में हुआ था, तो देन आई फेल्ट कि यार हो सकता है कि कुछ एक्यूरेसी मिसिंग हो इसमें। यस, सो वो एक्यूरेसी है कि वो आपको मैनिफेस्ट करेगी कि नहीं करेगी। आ तो गया टेस्ट में, हम कहते हैं कि हाँ इतने तो इतने अगर इंटरनेशनल यूनिट्स में है तो नॉर्मल है, अगर इससे बड़ा लेवल आ रहा है आपके सैंपल में तो आप यू आर पॉसिबली एलर्जिक टू इट। वो आप मैनिफेस्ट करोगे कि नहीं करोगे नहीं पता। बॉडी इज एबल टू मैनेज द एलर्जीज ऑल्सो, अच्छा, ऐसा नहीं है। सो वो तो जो चेंज मैं भी होती रहती है एलर्जीज, अगर जैसे आज किसी चीज़ से एलर्जी है, ये ठीक भी हो जाती है? यस, कई बार ऐसा होता है। हम जैसे कहते हैं हमारा जो एक कॉन्सेप्ट रहता है एलर्जी का, वो इंडिया में बड़ा अच्छा है कि वी बाय बर्थ वी वांट कि जब बच्चा होता है ना उसको एज मच एज पॉसिबल एलर्जन से एक्सपोज कराओ, विच मीन्स कि मिट्टी में खेलने दो, थोड़ा सा ज़मीन पे घूमने दो। धीरे हम जब खाना शुरू करते हैं तो हम बोलते हैं थोड़ा नट्स वगैरह खिलाने शुरू करो। द आइडिया इज़ जितना बॉडी एक्सपोज होगी अलग अलग नई नई चीज़ों में, उतना वो बॉडी के सेल्स उसको मेमोरी बनाते हैं। तभी कहते हैं कि हर चीज़ थोड़ी थोड़ी खानी चाहिए। खानी चाहिए, क्योंकि जो नहीं खाई ना वो बॉडी के लिए नहीं है। जब पहली बार खाओगे तो बॉडी माइट रिएक्ट टू इट। इसीलिए आजकल जो बच्चे हैं, क्योंकि बाहर प्लेग्राउंड का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मिट्टी में जाके छींके शुरू हो जाती हैं, या उनको कोई अगर घास में जाते हैं तो वो खांसने लगते हैं। अच्छा, इसी वजह से। इसी वजह तो ये होता है कि जितना एक्सपोज करोगे उतना बॉडी को पता है कि ठीक है ये आना है, ऐसे डरना नहीं है, इसके अगेंस्ट कुछ रिएक्शन नहीं देना है। एंड ठीक है, आपके कोई एक टेस्ट आ गया जिसमें आ गई एलर्जी, हो सकता है वो आपको एलर्जी हो भी, बॉडी रिएक्शन इनिशिएट करे और अपने लेवल मैनेज ही करते हैं, आपको पता भी ना चले। आप पीजीआई से पढ़े हैं, पीजीआई में एक चीज़ है जो हमेशा जब भी जाओ रश बहुत होता है। मतलब ऐसा लगता है कि इतने लोग बीमार हैं दुनिया में, इतने परेशान हैं। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग एट पीजीआई? क्या पहले जाके क्या लगा, फिर बाद में ओवर द इयर्स आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? मैं 2017 में पहली बार आई थी फॉर सम डेज ऑफ ऑब्जर्वरशिप। तब तक पता नहीं था कि मैं यहाँ पे वापस भी आऊँगी। तो उस टाइम तो ठीक है, इट वाज अ नॉर्मल कि ठीक जैसे एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, द रश इज़ सिनोनिमस विद देम। ठीक है, फिर जब मैं 2020 में वापस आई, जॉइनिंग देयर एज अ सीनियर रेजिडेंट, आई फेल्ट ऑनर्ड, आई विल से। ये पीजीआई की प्रिविलेज है कि वो इतने सारे पेशेंट्स को केटर कर रहा है। You get patients from Jammu Kashmir, you get patients from Himachal, you get patients from Punjab, you get patients from UP. I've seen patients from as far as Patna ओके, coming to PGI for treatment. नॉट टू एम्स बट पीजीआई। Yes. It is because कि उनको कुछ ना कुछ वहाँ मिलता है। PGI में केयर है, पेशेंट केयर है। मैं हमेशा बोलती हूँ आप वहाँ लग्जरी मत ढूंढो, आप वहाँ पे कंफर्ट मत ढूंढो, बट अगर आप पेशेंट केयर ढूंढ रहे हो, आप डॉक्टर का कमिटमेंट ढूंढ रहे हो। येस, आई वॉज देयर फॉर 3 years वर्किंग एज अ डॉक्टर। आई वॉज एडमिटेड देयर फॉर माई एंटीनेटल वर्कअप. I have been there as a doctor and as a patient both. And in both the situations, I didn't find any problems. जैसे कहते हैं कि एज अ पेशेंट तो इतने लोग हैं, अटेंशन नहीं मिलती, कई बार बेड नहीं मिलता, थोड़ा हाइजीन इशू भी कई बार आते हैं, तो ये सच्चाई है? ये सच्चाई है. This is because PGI is dealing with a lot more people than its capacity. And as an institute, as people working in that institute, भले डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, सपोर्ट स्टाफ हो, जो भी हो, हर कोई कोशिश कर रहा है अपने कैपेसिटी में जितना चीज़ों को मैनेज कर सके. बट हाँ, ये चीज़ें इम्प्रूव होने में टाइम लगता है. ऐसा नहीं है कि नहीं इम्प्रूव हो रही हैं. पहले इतने बेड्स थे, अभी इतने बेड हो गए, अभी नए नए सेंटर्स आ गए हैं, एडवांस न्यूरोलॉजी सेंटर आ गया है, एडवांस्ड ट्रॉमा सेंटर चल रहा है, चीज़ें एक्सपैंड हो रही हैं. दीज थिंग्स टेक टाइम.
बट जो हमारा पेशेंट टर्नओवर आता है, द फुटफॉल दैट यू सी, इनफैक्ट अगर आप पीजीआई की वेबसाइट पे जाओगे आपको रोज़ का फुटफॉल दिखेगा, आज ओपीडी में इतने आए, इमरजेंसी में इतने आए, विल बी सरप्राइज्ड, बैफल्ड कि इतना लोड देखा है आज डॉक्टर्स ने. OPD तो I've seen, but you Yes. emergency again, it is Yes. always. Then sometimes ना आप एज अ ह्यूमन ऑल्सो इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस व्हेन यू सी कि कितना परेशान है लोग, कितने दर्द में है. तो एज अ डॉक्टर कितना डिफ़िकल्ट होता है आपके लिए अपनी मेंटल स्टेट को बैलेंस रखना, क्योंकि आप तो रोज़ देख रहे हो वो चीज़. सो दो चीज़ें आ जाती हैं उसमें. एक तो होता है यू आर सीइंग सफरिंग, ठीक है, माहौल बहुत अच्छा नहीं होता है. स्पेशली विद पैथोलॉजी, आई विल से वन ऑफ माई प्रोफेसर्स यूज्ड टू से व्हाइल आई वाज परस्यूइंग माई एमडी, वो ऑन्कोलॉजी के केसेस जब भी होते थे, सो ही वुड ऑलवेज से कि अभी तुम्हें पता नहीं चलेगा बट सम डे यू विल नॉट फील वेरी हैप्पी अबाउट मेकिंग अ डायग्नोसिस. हम नए नए बच्चे थे ना, हम डायग्नोसिस बनाने में बड़े खुश होते थे कि सर हमने डायग्नोसिस बनाई. कि तुम आज खुश हो रहे हो क्योंकि तुम स्टूडेंट हो, जिस दिन तुम एक्चुअल डॉक्टर बन जाओगे ना, तुम हर डायग्नोसिस बनाने के टाइम पे निराश होगे क्योंकि यू आर गोइंग टू गिव अ बैड न्यूज़ टू द पेशेंट. सो दिस इज़ वन थिंग कि आप अपने आसपास सफरिंग देख रहे हो, यू आर नॉट डूइंग, यू आर डेफिनेटली ट्राइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स अ डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट, बट यू आर नॉट गिविंग देम हैप्पी न्यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स. दूसरा, द वर्क टेक्स अ टोल ऑन यू. बहुत हेक्टिक है, ड्यूटीज़ ज़्यादा हैं, फिक्स्ड आवर्स नहीं होते हैं. लंच 2 बजे होता है, आपका हो सकता है शाम के 5 बजे हो, लोगों का 8 बजे डिनर होता है, हो सकता है आपके सुबह के 2 बजे हो. सो द नेचर ऑफ वर्क इज़ लाइक दैट कि ये वाली चीज़ें आती हैं, ये कोई जानबूझ के नहीं करा. खासकर मैंने देखा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स का तो कई बार ऐसे होता है कि 2-2 दिन नहीं सोते लगातार. सो ही नहीं पाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है. तो ये कितनी बार आपके साथ हुआ है कि 2-2 दिन लगातार चल ही रहा है? ऐसा हुआ है लेस इन पैथोलॉजी, मोर वाइल आई वाज इन द एमबीबीएस ट्रेनिंग. पैथोलॉजी में फिर भी ये होता था कि ठीक है रात तक लेट आ रहे हैं, देन आई थिंक थोड़ा आई वाज आल्सो एबल टू ट्वीक आउट सम टाइम कि अब थोड़ा सा रेस्ट ले लो, सो जाओ, बाहर घूमाओ, थोड़ा फ्रेश एयर ले लो, वो कर लो, टेक ब्रेक्स. आई थिंक what would work for most people would be taking बीच बीच में adequate breaks. what that break could be, मे बी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन कैसी. अगर आप हॉस्पिटल प्रेमिसेस में भी हो, दैट ब्रेक वुड मीन गोइंग टू द कैंटीन, टेकिंग अ सिप ऑफ कॉफ़ी, टॉकिंग टू योर कलीग्स, थोड़ा सा बाहर वॉक कर लिया एंड देन कमिंग बैक. इफ़ यू आर एबल टू गो बैक टू योर प्लेस, घर जा रहे हैं, हॉस्टल जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी देर सो पा रहे हैं, वो भी एक ब्रेक है. समटाइम्स पीपल वो खाना नहीं खाएंगे बट उनको यार एक बार एक ना स्विमिंग करके आते हैं, दैट विल रिजुविनेट मी. सो हर किसी का ना वो ब्रेक लेने का मैकेनिज्म या तरीका अलग अलग हो सकता है. सो आई ऑलवेज से अगर आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में हो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल टू अवॉइड दैट हेक्टिक लाइफ स्टाइल. बट गुड थिंग इज़ कि जब आप कोर्स में हो, इट इज़ लिमिटेड. एक टाइम आएगा जब वो ख़त्म हो जाएगा, आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे एंड यू विल बी एबल टू मूव आउट ऑफ इट. प्लस जहाँ जैसा हो सके, टेक दोज ब्रेक्स, वट एवर सूट्स यू. गाना सुन के लगता है, गाना सुन के करो. यू कैन नॉट अवॉइड इट. दिस इज़ द नेचर ऑफ आवर वर्क. तो ये भी सुना है कि जो जूनियर रेजिडेंट है उनकी ज़्यादा वाट लगती है. सीनियर रेजिडेंट थोड़े चिल हो जाते हैं. विच मीन्स कि अब आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई है. सो आई विल टेल यू, जब मैंने पैथोलॉजी ली थी, आई जॉइंड ऑन अ सैटरडे. सैटरडे का मतलब है हाफ डे. तो मेरे को था 9 बजे ज्वाइन करके 1 बजे छुट्टी हो जाएगी, घर चलेंगे, फिर अगले दिन संडे है, संडे को तो वर्क होते नहीं, मंडे आएंगे. 1 बजे देखा, आई हैड माई सीनियर्स, कंसल्टेंट, एवरीबडी सब बैठे हुए हैं. 1, सवा 1, 2 करते करते शाम के 5 बज गए. कोई उठ ही नहीं रहा है, किसी को याद नहीं है क्या कि आज सैटरडे है. हाँ. तो तब ये था कि बिकॉज द केसेस वर नॉट ओवर, द कंसल्टेंट डिडंट लीव बिफोर ही फिनिश्ड ऑफ द केसेस. सो उस दिन मुझे पता चला सैटरडेज आर नॉट हाफ डेज फॉर मी. 9 to 4 ऑन रेगुलर वर्किंग डे, 9 to 4 हम काम कर रहे हैं. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डे के लिए केसेस आते थे, जो हम 4 या 5 बजे के बाद बैठ के देखते थे 10-11 बजे तक. तो इनिशियली मेरे को था ये क्या स्केड्यूल है, मैं घर जाऊँगी, मैं सुबह आके देखूँगी. सुबह होता ही नहीं, 2 घंटे के बाद में आप कितनी जल्दी आ जाओगे. 9 बजे से फिर रूटीन शुरू है. देन आई रियलाइज्ड कि, एंड दिस वाज अक्रॉस ऑल दी स्पेशलिटीज़, कि एक्चुअली टीचिंग शुरू ही वर्किंग आवर्स के बाद हो रही है, क्योंकि उससे पहले तो आप पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हो, आप रेगुलर वर्क को केटर कर रहे हो. तो जो प्योर टीचिंग एंड प्योर प्लस आप नए नए सीखना शुरू हुए हो, ठीक है, ABCD सीख रहे हो अपने सब्जेक्ट की, वो ABCD आपको 5 मिनट में समझ आइए, अगले को 20 मिनट में समझ आइए. तो कंसंट्रेशन लग पाती है इतने? आई विल अगेन से द ब्रेक्स वर्क. बीच में एक ब्रेक ले लो. होता है कि 4 o'clock के बाद में हम एक ब्रेक लेते हैं,
ठीक है, चाय पीने चले गए, खाना खाने चले गए, या चलो थोड़ा सा सो के वापस आ गए, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ एंड देन रिज्यूम। फिर आप वो रिज्यूम करो, फिर वो वर्किंग आवर्स एक्सटेंड होते थे, बट एक्चुअल लर्निंग भी उन्हीं में होती थी। सो हमें लगता है कि हाँ, हम जूनियर रेजिडेंट राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं, बट जूनियर रेजिडेंट राउंड द क्लॉक काम करके आप राउंड द क्लॉक सीख भी रहे हो। अ सीनियर रेजिडेंट हैज़ बीन थ्रू दैट ग्रिल। नाउ अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स जो JR के लिए नहीं है, वो सीनियर रेजिडेंट के लिए तो पुरानी हो चुकी है, तो ऑब्वियसली उसको उस पर टाइम कम लग रहा है। तो वही होता है कि जो आप पहले कर चुके हो, बाद में इट बिकम्स अ पीस ऑफ केक फॉर यू बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू You दैट। have gone through it. So that's why you take lesser time. So वो जूनियर रेजिडेंट जो हेट करते हैं ना कि SR तो जाके सोकर आ गया है, हम अभी भी बैठे हुए हैं, बिकॉज SR ने भी कभी कभी वो स्लीपलेस नाइट्स काटी हैं वहाँ पे। अगर जैसे एक डॉक्टर का एक माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है, तो ऐसे कौन से मिथ हैं लोगों को डॉक्टर्स को लेके जो ब्रेक होने चाहिए? एक तो यही कि डॉक्टर से पढ़ाई करते हैं। डॉक्टर्स को पढ़ाई करने में मज़ा भी आता है, उनकी मजबूरी भी है, एंड आई थिंक अ गुड डॉक्टर इज़ द वन हु इज़ अपडेटेड विद व्हाट इज़ हैपनिंग। और उनको आई थिंक एक जो लगता है कि डॉक्टर्स बहुत पैसा कमाते हैं, डॉक्टर्स बहुत सारी चैरिटी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पैसा कमाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जो चार्ज करते हैं उसमें बहुत एक्स्ट्रा देने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट यू विल सी इंडियन मेडिकल करिकुलम ऐसा है, वो आपको सिर्फ दवाइयाँ लिखना नहीं सिखाता, सिर्फ पेशेंट देखना नहीं सिखाता। वो आपको बोलता है कि पेशेंट को बताओ कि और क्या किया जा सकता है, पेशेंट के रिलेटिव्स को बताओ कि और क्या किया जा सकता है, कोई चीज़ ऐसी है जो प्रिवेंट की जा सकती है, फैमिली को बचाया जा सकता है, वो बताओ। तो वो एक ऐसा है जो हम बाय डिफ़ॉल्ट देते ही देते हैं। तो it is not just about money, it is also, there's a lot of human value also included. सो द काइंड ऑफ लाइफ, द टफ लाइफ डॉक्टर्स हैव, और वो जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स और अनप्रिडिक्टेबल वर्किंग आवर्स, यू नो, we should respect that and we should understand that side also. Yes. मैं जितने भी, क्योंकि बीइंग इन दिस इंडस्ट्री आई गेट टू मीट अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स, और ये चीज़ लोग नहीं देखते। बैक टू बैक पेशेंट्स देखने, बैक टू बैक, जैसे आपने बताया कि आप जब रिपोर्ट्स देखते हो बहुत अफेक्ट होती है। एट द एंड ऑफ द डे यूर अ ह्यूमन बीइंग एज वेल। Yes. तो वो जब आप इतनी नेगेटिविटी देखते हो उसके बाद भी खुश रहना तो आप नॉर्मली क्या करते हो, अब क्या करते हो? चाय पीती हूँ लाइक अ ट्रू इंडियन। बाकी जो मुझे होता है कि जब लग रहा है कि ब्रेक लेना है ले लो। अगर मुझे मौका मिलता था कि आई कैन गो बैक होम एंड कम बैक, तो मैं करती थी। अदरवाइज ठीक है, वहीं एक छोटा ब्रेक ले लिया। और मे बी समटाइम्स टॉकिंग टू समबडी हु कैन गिव यू पॉजिटिव एनर्जी। आई विल से ऐसे सीनियर्स होना जो आपको उस टाइम पे, कहीं पर ऐसा भी होता था, इट इज़ नॉट जस्ट द केसेस, आज आपकी कंसल्टेंट से लग गई डांट, नहीं पढ़ कर आए। बहुत होता है पढ़ने के लिए, कभी कभी कुछ कुछ मिस हो जाता है, तो भाई आज तो डांटा, बहुत अच्छे से डांटा, तो हम वहाँ तो रो नहीं सकते, तो हम बाहर निकलते हैं, फिर अपने सीनियर के पास जाते हैं, उनसे रोते हैं। तो समटाइम्स दे गिव यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब, दे इनफैक्ट दे टेल यू द ट्रू पार्ट ऑफ इट, कि कोई बात नहीं, आज हुआ है, आज सीख जाओगे, अब याद रहेगा, दोबारा कभी गलती नहीं करोगे ये वाली, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसे करना है, इधर से वैसे करना है। सो मैं अक्सर ये करती थी कि आई वुड गो एंड टॉक टू पीपल अराउंड मी हु आई न्यू वुड लिफ्ट मी अप इफ आई वाज नॉट फीलिंग फाइन। आपको ब्रेक ज़रूरी नहीं है दिन में भी लेने हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि ठीक है एक वीक का कुछ एक कर लो कि ठीक है आई हैव टू वर्क टिल मंडे टू फ्राइडे 5 days अ वीक, सैटरडे नेसेसरी है कि भैया मैं नहीं पढ़ूंगी, सैटरडे आई विल टेक माई ओन टाइम, अपना मूवी देखी, रिलैक्स किया, सो गए, कुछ और आपकी अपनी, डू नॉट लीव योर हॉबीज़ इज़ वन थिंग आई टेल। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, गार्डनिंग बहुत पसंद है, दैट इज़ एब्सोल्यूट रिजुविनेशन फॉर मी। सो वो सब करो, भले ही 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, पहले आधा आधा घंटा करते थे, कोई बात नहीं, अभी जितना मौका मिल रहा है उतना करो। सो डू दोज थिंग विच मेक यू हैप्पी, विच कैन हेल्प यू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दैट हेक्टिक स्केड्यूल, डिटैच फ्रॉम इट, एंड कैन ब्रिंग यू बैक ऑन ट्रैक। कभी ऐसा कुछ हुआ है कि एनी डॉक्टर सीनियर टू यू और अ डॉक्टर अराउंड, यू सी दैट ये एथिकल प्रैक्टिस नहीं हो रही और इरिटेशन भी हो रही है, एंड हाउ डू यू नॉर्मली रिएक्ट टू दैट काइंड ऑफ सिचुएशन? सो अभी तक, till the time I was in government institutions, I've been in government institutions all my life, तो मैंने ऐसा नहीं देखा है अभी, बट ऐसा ऐसा होता है, स्पेशली फ्रॉम पीपल अराउंड मी, जो मुझे सुनने को मिला है। तो ऐसे में डिपेंड करता है whether you want to revolt or you don't want to revolt,
कई बार ऐसा भी होता है, आप होते हो कि आपको नहीं समझ आ रहा, आपको पता है ये गलत हो रहा है, यू वांट टू टेल इट टू समबडी। ज़्यादातर वो गलत होता क्या है जो सबसे सो अगर सिर्फ पैथोलॉजी की बात करनी है तो यू नो दिस इज़ नॉट द डायग्नोसिस, दिस माइट नॉट बी द डायग्नोसिस, देयर माइट बी अनदर एंगल टू इट। उसे एक्सप्लोर तो करना ही चाहिए, कई बार लोग एक्सप्लोर नहीं करते हैं। सो और अगर आप सजेस्ट करो तो बिकॉज यूर अ जूनियर यू माइट नॉट बी टेकन वेरी सीरियसली। सो ऐसे में आप किसी और सीनियर से वो बात कहलवाने की कोशिश करते हो, या आपको लगता है कि कोई बात नहीं, कुछ तो होगा कि ये केस रिव्यू में वापस आ जाए हमारे पास, फॉर अ सेकेंड ओपिनियन आ जाए। एज अ गुड पैथोलॉजिस्ट और अ गुड पैथोलॉजी लैब आप कौन सी 5 चीज़ें हैं जो कभी नहीं करोगे? Compromising on quality standards, going very cheap with the prices, hiring unprofessional and unqualified staff, not verifying the reports before signing them out, and I think not doing my certain bit of, I'll not say charity, but जो एक एज डॉक्टर ह्यूमैनिटी है, इफ़ आई नो कि आई कैन गिव सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट, भले ही उसने पे ना किया हो, आई विल डेफिनेटली डू इट। और ऐसी क्या चीज़ एक पेशेंट को या फिर जो टेस्ट करवाने जा रहे हों उन्हें क्या देखनी चाहिए एक पैथोलॉजी लैब में, और क्या ऐसे वो क्या कहते हैं रेड सिग्नल्स होने चाहिए, जो रेड फ्लैग्स होने चाहिए, जो उन्हें एकदम आइडेंटिफाई करके अलार्म हो जाना चाहिए? एक तो उनको देखना चाहिए कि साइन किसने किए हैं। इफ़ इट्स अ पैथोलॉजिस्ट वेल एंड गुड, इफ़ इट्स नॉट अ पैथोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन है, टेक्नोलॉजिस्ट है, तो येस आई विल से आप वो रिपोर्ट्स को बिलीव नहीं कर सकते। आई एम नॉट सेइंग कि वो रिपोर्ट गलत होंगी, बट दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू साइन इट। मोस्ट ऑफ द टाइम दे वुड हैव नॉट चेक्ड और वेरीफाइड द रिजल्ट्स। दूसरा, अगर रिजल्ट्स अनएक्सपेक्टेड हैं या वेरिएशंस हैं, सी विद द पेशेंट्स स्पेशली जो ट्रीटमेंट में है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो सीरियल टेस्ट करा रहा है तो टेस्ट इम्प्रूव होंगे, है ना। पहले अनीमिया था, मेडिसिन दे दी हैं, आयरन B12 फोलिक एसिड दे दिया है, तो अब अनीमिया इम्प्रूव होगा। तो एक्सपेक्टेड चेंजेस येस, अगर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं, गो बैक, टॉक टू द लैब कि ये क्यों हो रहा है। हमारे उसमें ना लोग लैब में बात नहीं करते हैं। हाँ, नहीं करते। लैब इज़ लाइक अ रिटेल हाँ, शॉप, जाओ पैसे दो, सैंपल दो, रिपोर्ट लो। रिपोर्ट में क्या है ये हम जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं मुझसे समझेंगे। यू कैन हाँ, ऑलवेज गो बैक टू द लैब एंड आस्क, वहाँ पे जो भी साइनिंग अथॉरिटी है विच वुड बी अ पैथोलॉजिस्ट। सो वन गुड लैब शुड हैव एन ऑन साइट ऑन बोर्ड पैथोलॉजिस्ट, फुल टाइम हो पार्ट टाइम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट होना चाहिए। एंड आप अगर लगता है कि रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड है या नहीं समझ आ रहे हैं ऐसा क्यों हो गया है, टॉक टू देम, दे आर द बेस्ट पीपल टू टेल यू कि वो रिजल्ट्स ये क्यों आए हैं। हाँ, वी नेवर टॉक टू अ पैथोलॉजिस्ट। हाँ, फॉर रिपोर्ट्स वी डोंट टॉक टू पैथोलॉजिस्ट, दैट इज़ द प्रॉब्लम। जो मैं कह रही हूँ, जैसे हम जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ऐसा नहीं है पेशेंट इंटरेक्शन नहीं है, चाहेंगे तो होगा। एज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग इन इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे भी जो अच्छे हैवी वॉल्यूम इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे पेशेंट इंटरेक्शन मिलता है। पेशेंट आता है, आप डील करते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस इन दिल्ली, जहाँ से मैं आई हूँ, या PGI जहाँ मैंने काम किया है। पेशेंट आता है आपके पास तक, बात करो, पूछो क्या है, क्यों है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्यों आया है रिपोर्ट्स। पेशेंट्स पूछते हैं आपसे कि ये रिपोर्ट ऐसे क्यों आई है, बताओ उनको। वहाँ तक तो होता है, बट वंस यू आर आउट ऑफ इट नहीं ओके, होता। जिस डॉक्टर से टेस्ट कराएं या जिससे हम कंसल्टेशन ले रहे हैं, अगर उससे पूछा ही नहीं डाउट पे, क्योंकि थॉट ही नहीं आता, क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि ये तो टेक्नीशियन ने किया होगा, लैब वाले ने किया है, तो उसको क्या पता होगा। मोस्ट लोगों को ये लगता ही नहीं है कि लैब में डॉक्टर बैठे हैं, एंड एक्चुअली दैट इज़ बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ लैब्स जहाँ डॉक्टर्स नहीं बैठे हैं, अब मतलब ये हमेशा चेक रखना है कि डॉक्टर कौन है और डॉक्टर बैठा है नहीं बैठा। एंड उनके साथ कोई ना कोई कम्युनिकेशन होना चाहिए। लैब हो सकता है आपको, अब तो काफ़ी ऑनलाइन हो गया है, स्पेशली आफ्टर कोविड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन हो जाता है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। सो इफ़ अ लैब इज़ गिविंग यू दैट प्रोविजन फॉर अ कम्युनिकेशन विथ द लैब इंचार्ज, विथ द डॉक्टर इंचार्ज, और whoever assigned the reports, that is a very good signal, a good sign of a good lab. कैन AI रिप्लेस अ डॉक्टर AI will complement a doctor, and AI will definitely complement a doctor. इन टर्म्स ऑफ पैथोलॉजी? Yes, in terms of pathology, in terms of a lot of other branches, आप उसको नहीं escape कर सकते, ना करना चाहिए. You have good technology coming up. Why do you not want to use it? Something that can actually revolutionize patient treatment and patient care. तो उस denial में तो नहीं रहना चाहिए कि AI आ जाएगा, employment छीन लेगा, ख़त्म कर आप देगा. यूज़ करते हैं AI? So not directly AI, but हाँ कुछ चीज़ें हम यूज़ करते हैं.
स्क्रीनिंग बहुत टाइम से एआई चल रहा है, जस्ट दैट कि वो रिकॉग्निशन शायद एआई के लिए या वो नीड एआई के लिए अब आई है, बट एआई हैज़ स्पेशली इन पैथोलॉजी फाइल से एआई बहुत टाइम से है चर्चा में, एनालिसिस में कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते हैं, एंड इट इज़ द नीड ऑल्सो द नीड फॉर द आर, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू कट डाउन द कॉस्ट, इट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली कट डाउन द टाइम टेकन फॉर testing. Are the doctors who are currently in their 50s or 60s, are they able to adapt to AI? एक चीज़ है कि एआई का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है अभी. अभी बहुत सारे स्टडीज़, मॉडल्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आ रहे हैं, करंटली टेस्ट किए जा रहे हैं. ठीक है, ब्लड में लगा सकते हैं कि नहीं, यूरिन सैंपल में रन कर सकते हैं कि नहीं. जब वो एक बार एस्टैब्लिश हो जाएंगे, डेफिनेटली डॉक्टर्स अक्रॉस ऑल एजेस विल नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग टू गेट यूज टू दैम. उनको समझना, उनको इंटरप्रेट करना, उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, कब एआई के रिजल्ट्स को आपको क्रॉस चेक करना है, कब एआई के रिजल्ट्स आप आंख बंद करके मान लोगे, इन सब के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी. वंस यू हैव प्रॉपर एआई वैलिडेटेड मॉडल्स, देन वी विल शिफ्ट टूवर्ड्स ट्रेनिंग ऑफ द डॉक्टर्स एंड द एलाइड स्टाफ. और ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो लोग रेगुलरली नहीं कराते और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कराने, जैसे मोस्ट कॉमन जो छूट जाते हैं? अब तो आई थिंक काफ़ी सारे हो ही गए हैं लोगों को. इनफैक्ट लोग नए नए टेस्ट लेके मेरे पास आते हैं, मैडम ये भी कर दो. अच्छा, तो फिर मैं पूछती हूँ कि क्यों कराना है. हमने पढ़ा था ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है. ठीक है, आपको अगर, एंड दिस इज़ वन थिंग आई टेल देम, समटाइम्स आई एक्चुअली रिफ्यूज़ सम टेस्ट्स. अच्छा, यू रिफ्यूज़? येस, यू डू नो, स्पेशली जो प्रिवेंटिव वाले आते हैं कि हम एक मैग्नीशियम भी करा लेते हैं, हम एक होमोसिस्टीन भी करा लेते हैं, हम ये भी करा लेते हैं, वो भी करा लेते हैं. बल्कि क्या ज़रूरत है? वाई डू यू थिंक होमोसिस्टीन डेफिशिएंट होगा? तो नहीं पता, थोड़ी गूगल की नॉलेज है, थोड़ा किसी और ने कराया था. तो ऐसा भी होता है समटाइम्स. जस्ट से लेट योर प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स बी आउट, लेट मी एनालाइज देम, और अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं आपको फर्दर टेस्ट रेकमेंड करूँगी. आई थिंक मोस्टली लोग कराते हैं, बट लोगों को लगता है कि बहुत वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए. तो ठीक है, जैसे हम, अगर मेरे को हो कि लोगों को क्या कराना चाहिए, अगर आप शुगर टेस्ट करा रहे हो, ठीक है, आपको शायद आपने कभी भी नहीं कराया, यू डोंट नो इफ़ यू आर अ डायबिटिक, मे बी यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, एंड और यू जस्ट वांट टू नो कि शुगर का स्टेटस क्या चल रहा है, देख तो लें डायबिटीज़ हो तो नहीं रही है. आई विल से फास्टिंग कराओ, आफ्टर मील्स कराओ, HbA1c कराओ, तीनों कराओ, बिकॉज तीनों से हमें अलग अलग कॉम्पोनेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट राइजिंग शुगर लेवल्स. लोगों को लगता है कि इनकी क्या ज़रूरत है, एक ही कर लो, बस यही कर लो. सो वो चीज़ है कि अगर आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्म्ड रिकमेंडेशन मिल रही है, डोंट लेट इट गो. No, it is actually the major takeaway is always ask questions from a pathologist. अगर जहाँ डाउट है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो जो साइन होते हैं वो टेक्नीशियन के नहीं होते, वो पैथोलॉजिस्ट के होते हैं, जो एक डॉक्टर हैं. Yes. और इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए. अब एक थोड़ा फन क्वेश्चन, ये डॉक्टर्स के साथ शादी क्यों करते हैं? फॉर ईज ऑफ लाइफ. मैं फनी जवाब दूंगी इसके. ठीक है, आपका पेशेंट नहीं आपसे संभल रहा है, अपने स्पाउस को की तरफ करा दो कि भैया इससे आप डील कर लो. पर जैसे आपकी जो स्पाउस है वो ही इज अ साइकाइट्रिस्ट, Yes. तो ये कॉम्बिनेशन कैसे सेट बैठता है? ये अगेन ये सोच के शादी नहीं की थी कि ये कॉम्बिनेशन बनाना है. इनफैक्ट कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है कि पैथोलॉजिस्ट से तो रेडियोलॉजिस्ट से शादी कर लो, ठीक है ना, फ्यूचर इज ब्राइट. तो या फिर गायनेकोलॉजिस्ट हो तो पीडियाट्रिशियन से शादी कर लो. ये तो बहुत कॉमन है. तो ये कई बार हो जाता है. मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप गायनिक ट्रेनिंग में हो, आपका किसी ना किसी पीडियाट्रिशियन से पाला तो पड़ेगा ही पड़ेगा. हाँ, ठीक है, तो एक बॉन्डिंग कई बार वहाँ आ जाती है. ओके. ठीक है, एंड अगर प्रोफेशनली देखो तो इफ़ यू हैव दैट माइंडसेट कि हाँ आपको आगे जाके अपना कुछ करना है, तो यू विल बी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ईच अदर. ओके, तो ठीक आपने है. ये कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बनाया? ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था. वो माइंडसेट नहीं था कि Okay. आगे जाके कुछ ऐसे करना है. सो जब मैच फिक्स हुआ था, तो तब अभी भी है वो कि वो हैशटैग लगाना है ना, इसका आधा नाम उसका आधा नाम. So hashtag psychiatry and hashtag pathology. So what I could come up with, hashtag psychopath. अब डॉक्टरी में क्या होता है कि डॉक्टर इंजीनियर वाला पहले तो होता रहा, यहाँ डॉक्टर बनो इंजीनियर बनाओ. अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, बट नंबर्स जब अपीयर करते हैं तो वो बढ़ रहे हैं हर साल. क्या क्वालिटीज़ हों किसी में कि पेरेंट्स भी आइडेंटिफाई करें, क्योंकि कई बार वो पेरेंट्स चाह रहे होते हैं तो इसलिए बच्चे करते हैं.
ज़्यादातर डॉक्टर चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर आगे बने, कि लेगेसी आगे जाए। ये तो मैं सबसे कॉमन है। और whereas a lot of people who were not able to become doctors, they want want their kids to be doctors. बट वो बच्चा कई बार ज़बरदस्ती वो खिंचा चला जाता है, और फिर क्या होता है कि जब उसका नीट नहीं होता तो फिर या तो उसे बी फार्मेसी या फिर BDS कराएंगे कि कहीं ना कहीं आप जुड़े रहो। राइट। तो किसे जाना चाहिए इस लाइन में, और क्या माइंडसेट आप देखते हैं नॉर्मली जो सबसे कॉमन होता है कि एक डॉक्टर में? आई थिंक फोरमोस्ट इज द इंटरेस्ट। बच्चे का इंटरेस्ट किस में है? कई बार होता है बच्चों को नहीं पता होता। एट 17 ईयर्स ऑफ एज जब आप 12th पास कर रहे हो, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि पता ही नहीं है कि क्या करना है लाइफ में। बट अगर आपको दिखता है कि सामने वाला आपका बच्चा डेडिकेशन में है, उसमें वो हैवी कोर्सेज अगर हम बोलें जिसमें टाइम लगता है, दिमाग लगता है, मेहनत लगती है, परसीवरेंस है, अगर वो क्वालिटीज़ बच्चे में हैं तो आप उसको वो ऑप्शंस दो कि भाई तू डॉक्टर बन, मे बी तू सिविल्स के लिए ट्राई कर, या तुम इंजीनियर बनो। ये काउंसलिंग भी पहले होनी चाहिए, यस, करियर काउंसलिंग जब करते हैं। यस। सो बहुत सारे स्कूल्स में वो है, स्टार्ट पहले भी था, अब और भी ज़्यादा वो आ गया है, नीड आ गई है कि हाँ करियर काउंसलर्स होते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो टेक अ ब्रेक आफ्टर देयर 12th। दे टेक अ ब्रेक। यस, इमीडिएटली कॉलेज में जाना नहीं चाहते हैं। एटलीस्ट अगर उनसे पूछो तो कितना कर पाते हैं वो अलग बात है, बट क्योंकि US में तो कई साल से है ये, यस। सो वो एक इसलिए है कि बच्चों को नहीं पता, क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं है। एंड डेफिनेटली बाय एट 17 ईयर्स ऑफ एज हाउ डू यू, अनलेस किसी का बहुत बचपन से बहुत सपना है कि मैंने तो अपने पेरेंट्स को देखा ही देखा है, आई वांट दिस। दूसरा भी हो सकता है, जैसे मेरा था, माय पेरेंट्स आर डॉक्टर्स। सो मैं बता रही थी माय पेरेंट्स आर डॉक्टर्स। सो मुझे बचपन से था, मुझे लोग पूछते थे तुम तो डॉक्टर ही बनोगे, और मैं बोलती थी नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी। आई अल्टीमेटली एंडेड अप बीइंग अ डॉक्टर, बिकॉज जो भी मेरे पेरेंट्स ने भी देखा, जो मैंने भी रियलाइज़ किया कि वो क्वालिटीज़ इसी जो भी मेरे अंदर थी वो इसी प्रोफेशन में आई थिंक फुली यूटिलाइज हो सकती है। सो वन थिंग इज़ कि डू एज पेरेंट यू शुड सी कि आपके बच्चे में क्या क्वालिटीज़ हैं, वेदर दे आर बाय देयर पर्सनैलिटी मेड फॉर सच हाई डिमांडिंग प्रोफेशंस और नॉट। सेकेंडली, अगर बच्चे का इंटरेस्ट है, आप तो बोल रहे हो आपको लगता है बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छा बच्चा है, बड़े अच्छे से पढ़ता है, टॉप स्कोरर है, बट उसको टॉप स्कोरर बन के भी इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना है, उसको कुछ तो करना है, आर्किटेक्ट बनना है, फैशन डिज़ाइनिंग में जाना है, दे वांट टू एक्सेल इन दैट फील्ड। तो आई थिंक वहाँ चेंज नहीं कराना चाहिए। एक बिफोर वी एंड दिस ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन वी आर हैविंग, मुन्ना भाई MBBS आई थी, उसमें डॉक्टर अस्थाना ठीक थे या मुन्ना भाई ठीक थे? जब वो कहते हैं कि वो जब उसे सब्जेक्ट बोलते हैं कि वो जो बोलते हैं आनंद भाई तुम सब्जेक्ट नहीं है, तो कि ये आनंद भाई है, वो सब्जेक्ट बोलते हैं, या डॉक्टर अस्थाना कहता है कि इमोशंस नहीं होने चाहिए, आपके लिए एक वो बॉडी है, तो क्या एक्चुअली में होना चाहिए? इसका एग्जाम्पल उसी से दूंगी। एक सर्जन है, ठीक है, उसको ऑपरेट करना है और उसको अपने ही बच्चे पे ऑपरेट करना है। अब इमोशंस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सो आई थिंक दैट मूवी ट्राई टू कन्वे समथिंग, एक बैलेंस्ड अप्रोच कन्वे करना चाहिए था उस मूवी को, एंड आई थिंक पीपल हु हैव दैट इंटेलेक्ट वुड हैव टेकन द बैलेंस्ड मैसेज ओनली कि हार्टलेस नहीं बनो। एज डॉक्टर्स हार्टलेस होते भी नहीं हैं, बट अगर हर जगह इमोशंस ही दिखाओगे तो पेशेंट्स के साथ नहीं डील कर पाओगे। नॉट दैट मच नाउ, अभी तो ऐसे होता है किचन में थोड़ा सा Vocal. करने के लिए हो गया वोकल। इमोशंस होने चाहिए, बट इमोशन लेस होते हैं डॉक्टर्स, ऐसी बात भी नहीं है। ये रखना है कि कब इमोशंस आने चाहिए, कब नहीं आने चाहिए। पेशेंट इज़ ऑलमोस्ट डाइंग, पेशेंट के रिलेटिव्स आर क्राइंग, यू कैन नॉट क्राई विद देम, यू हैव टू कीप मेकिंग एफर्ट्स टू सेव द पेशेंट। उसको रिवाइव करना है, उस टाइम दिमाग चलना चाहिए कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये स्टेप्स होने चाहिए, ऑक्सीजन लो, ड्रग्स ये वाले लो, IV इंजेक्शंस दो, प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। तो यू हैव टू चूज, the mind should not be overpowering the heart, or the heart should not be overpowering the mind. I think this is something जो training सिखाती है, Because you're dealing with the most complex machine, then that is a human body. human body. And वो जो होता है ना, you are placed next to God. You are not God, but you try to affect a patient in the maximum possible potential. So वो बहुत critical situation होती है. That is something, इसीलिए training important है। जितनी rigorous होगी, आप सिर्फ डॉक्टर बन के प्रोसीजर्स करना नहीं सीखते हो, या इलाज करना नहीं सीखते हो, या मेडिसिन प्रोटोकॉल्स नहीं सीखते हो। पेशेंट के साथ कैसे डील करना है, उस सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है,
every patient dealing is stressful. You ask any doctor. सर्जरी स्ट्रेसफुल होती है, पेशेंट परेशान हो रहा है, आप आराम से सो रहे हो, रात को कॉल आया कि पेशेंट डिटोरेट कर गया है. ये स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं. जब तक ये महसूस नहीं करोगे, इनमें बॉडी को, आपके दिमाग को कैसे रिएक्ट करना है, कैसे चलना है, डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, कैसे पता चलेगा. Wow. It is whenever I do a podcast with the doctor, वो एक ना इस प्रोफेशन के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है. और बिकॉज मुझे पता है कि ये मैं कभी नहीं कर सकता. एंड इट इज़ so difficult. And I've seen, I've been to many hospitals. I see so many doctors putting their day in, like day night, all the time they are there. और कभी भी, और वो बैलेंस रखना पड़ता है, स्पेशली. एंड अगेन मेंटल हेल्थ का जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. और मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा हिलती ही एक डॉक्टर की है. तो it's a pleasure having you today. And how was the experience on the Supreet Singh show? Oh, it was great. मुझे बहुत अजीब वैसे लग रहा था, एक तो ना बटरफ्लाइज इन द स्टमक. इट हैज़ बीन अ वेरी स्मूथ जर्नी, अ वेरी प्लेजेंट टॉक. एंड आई थिंक आपके जो भी क्वेश्चंस थे, दे वर क्वाइट रेलिवेंट, जो होना चाहिए. एंड अगर जो पब्लिक को मैसेज जाने चाहिए, तो वो रेलेवेंस मेंटेन्ड है. सो इट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. Thank you. Absolutely pleasant. No, it was fun. It was fun talking to you. And you are a very jovial personality yourself. Thank you so much. It was fun talking to you. Otherwise, ऐसे questions के answers देने में कई बार हो जाता है. But it was like a casual conversation कि हाँ कोई general पूछ रहा है and I have to tell them. So I think you made it very comfortable. No, but thank you so much. Thank you so much for gracing. Thank you so this much chair. for having me here. Thank you so much for this very comfortable and very pleasant and very jovial conversation. It was very nice. See you soon. Maybe in another version. Ji, thank you.